power plant based on nuclear energy. Since nuclear energy is used here to generate electrical energy, hence such power plants are called nuclear power plant. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. इसके लिए ऐसे पावर प्लांट्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट. Here the heat energy released by fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate steam of high temperature and high pressure. The energy in the steam rotates a turbine which in turn drives the generator producing electricity. तो इसका मतलब क्या है? हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? By nuclear fission ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम. तो यूरेनियम और प्लूटोनियम एटम्स का न्यूक्लियाई जो रहता है उसका न्यूक्लियर फिशन होता है और ये न्यूक्लियर फिशन की वजह से हीट एनर्जी रिलीज़ होता है और ये जो हीट एनर्जी रिलीज़ होता है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होता है और ये स्टीम जो रहता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रहता है और इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी भी रहता है. और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम जब भी टरबाइन में डायरेक्ट किया जाता है तो वो रोटेट होने लगता है. जब टरबाइन रोटेट होता है तो जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है वो भी रोटेट होने लगता है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. नाउ पिछला जो पावर प्लांट पड़ा था वो थर्मल पावर प्लांट था और थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी कैसे बनाया था? बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल. कोल को जब बर्न किया जाता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय न्यूक्लियर फिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम. तो न्यूक्लियर फिशन के वजह से हीट एनर्जी रिलीज़ होता है. तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. बाकी का स्टेप सेम ही है. उसमें भी स्टीम बनता है, हाई काइनेटिक एनर्जी स्टीम बनता है, इसमें भी हाई काइनेटिक एनर्जी स्टीम बनता है और दोनों में खाली सोर्स ऑफ एनर्जी अलग है. उसमें क्या यूज़ किया था? फॉसिल फ्यूल कोल को बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया गया था और इसमें न्यूक्लियर फिशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एटम्स लाइक यूरेनियम या प्लूटोनियम का न्यूक्लियर फिशन के वजह से हीट एनर्जी रिलीज़ होता है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस न्यूक्लियर फिशन? हाउ डज न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस? नाउ वी हैव स्टडीड दैट एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. और जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. नाउ वी हैव स्टडीड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है. इलेक्ट्रॉन्स क्यों पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट करता है? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. अब ये एटम्स जो रहता है वो डोनेट क्यों करता है इलेक्ट्रॉन्स या शेयर क्यों करता है या why they take electrons in order to make themselves stable. तो केमिकल रिएक्शन में एटम अपने आप को स्टेबल करता है बाय donating or sharing or taking electrons from another atom. That is chemical reaction. But in nuclear reaction इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करता है, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर. So mass number is what? Total number of neutrons and protons. Atoms whose mass number is from 50 to 140. Nucleus of such atoms are stable. तो उसका मतलब क्या है? जो भी एटम्स का न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर 50 से लेके 140 तक है वो स्टेबल रहता है. वो न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. लेकिन hence those atoms whose mass number of nucleus is more than 140 are unstable and those atoms whose mass number of nucleus are less than 50 are also unstable. तो 50 से लेके 140 तक जिसका भी मास नंबर है वो स्टेबल रहता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. लेकिन जो भी एटम्स का मास नंबर 140 से ज़्यादा है वो भी अनस्टेबल है और 50 से कम रहता है वो भी अनस्टेबल है. तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज़ लेस देन 50 तो वो भी अनस्टेबल रहता है और मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज़ मोर देन 140 देन दैट इज़ ऑल्सो अनस्टेबल. अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस जो रहता है इट अंडरगोस न्यूक्लियर रिएक्शन टू मेक देम स्टेबल. सो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो रहता है अंडरगोस न्यूक्लियर रिएक्शन. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है टू मेक देम स्टेबल. अब ये स्टेबल कैसा होता है?
अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल कैसा होता है? बाय टू मेथड. व्हाट आर दोस टू मेथड? द न्यूक्लियस उस मास नंबर इज़ मोर देन 140. और अगर समझो कोई भी न्यूक्लियस का मास नंबर 140 से ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियस जो रहता है वो ब्रेकअप होता है, दो न्यूक्लियाई में ब्रेकअप होता है. अगर समझो इसका मास नंबर 180 है तो 180 140 से ज़्यादा है तो ये ब्रेकअप होके समझो दो न्यूक्लियाई बना. एक का मास नंबर 100 है और दूसरा का 80 है. 100 और 80 जो रहता है 50 और 140 के अंदर आ जाता है तो दे बोथ आर स्टेबल. तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस ब्रेक होके दो न्यूक्लियाई बनता है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन. और दूसरा मेथड क्या है? अगर समझो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर लेस देन 50 है तो ये यहाँ पे दो न्यूक्लियाई है, एक का 35 है दूसरा का 30 है मास नंबर, दोनों भी 50 से लेस है तो ये अनस्टेबल है. तो यहाँ पे दोनों भी न्यूक्लियाई कंबाइन होगा, जुड़ जाएगा और एक न्यूक्लियस, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनता है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 65. तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस जो ये दो न्यूक्लियाई कंबाइन होके बना है वो 50 से ज़्यादा है सो इट बिकम्स स्टेबल. तो दो न्यूक्लियाई जब भी कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. दिस इज़ नोन एज न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फिजन में एक न्यूक्लियस ब्रेक होके दो में बनता है, उसको न्यूक्लियर फिजन बोलता है. और अगर दो न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलता है. अभी एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन होता है. न्यूक्लियर फिजन किसका होता है? यूरेनियम नहीं तो प्लूटोनियम. न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज़ किया जाता है. यूरेनियम का मास नंबर है 235. अभी 235 इज़ मोर देन 140 तो यहाँ पे जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियर है वो ब्रेक हो गया, दैट इज़ न्यूक्लियर फिजन विल टेक प्लेस. हाउ डज न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस? नाउ व्हेन न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड, when neutron is bombarded on atom of uranium-235, it absorbs a neutron and converts it into its isotope uranium-236. Uranium-236 being extremely unstable converts into atoms of barium and krypton through a process of fission, releasing 3 neutrons and 200 mega electron volt energy. Now what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? जब भी एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है ऑन एटम यूरेनियम-235 तो ये जो न्यूट्रॉन है ये यूरेनियम उसको एब्जॉर्ब करता है. अभी यूरेनियम का मास नंबर कितना है? 235 और न्यूट्रॉन का मास नंबर क्या है? 1. और मास नंबर का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. जब भी ये यूरेनियम-235 इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी बढ़ जाता है. तो अभी यूरेनियम का मास नंबर कितना हो गया? 236. वाई इट गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम 235 टू 236? क्योंकि ये एटम यूरेनियम एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया था, इसके लिए उसका एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज हो गया. एंड दिस इज आइसोटोप यूरेनियम-236 बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, एकदम अनस्टेबल है. और वो ब्रेकअप होके क्या बनता है? बेरियम, 3 न्यूट्रॉन्स और क्रिप्टॉन और इसके अलावा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी भी बनता है. अब ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी सारा एनर्जी, इट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी. अभी बेरियम का 141 है एटॉमिक मास नंबर, क्रिप्टॉन का 92 है. 92 प्लस 141 कितना हो गया? 141 कितना हो गया? 233. और न्यूट्रॉन्स का 3 न्यूट्रॉन्स है और तीनों का मास नंबर कितना है? 1. अभी ये 3 न्यूट्रॉन्स का मास नंबर भी ऐड करेगा तो 233 हो जाएगा 236. So now you can understand. So this 236 uranium breaks up into barium 141, krypton 92 and neutron जिसका एटॉमिक मास नंबर इज़ व्हाट? 1. और इसके अलावा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी भी बनता है. नाउ द 3 neutrons generated in this process cause of fission 3 other uranium-235 atoms releasing more amount of energy. This process of fission of uranium-235 atom continues and is called as what? Chain reaction. Now what is the meaning of this? अभी इस nuclear fission में 3 न्यूट्रॉन बना था. अभी ये 3 न्यूट्रॉन 3 atoms of uranium इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस ऑफ atoms of uranium-235
and this 3 atoms of uranium-235 will get converted into isotope uranium-236, and being extremely unstable, वो break up होके again it will get converted into barium, krypton and 3 neutrons and 200 mega electron volt energy. You can see lots and lots of amount of heat energy is going on producing. Now this reaction will not stop over here, it will go on continuously. अभी 9 न्यूट्रॉन्स है, ये 9 न्यूट्रॉन जो रहता है वो 9 एटम्स ऑफ uranium-235 इसको एब्जॉर्ब करेगा, और अनस्टेबल, एक्सट्रीमली अनस्टेबल यूरेनियम 9 uranium-236 बनेगा, और इस तरह प्रोसेस कंटिन्यू होता है और चेन रिएक्शन कंटिन्यू होता है. इतना सारा हीट एनर्जी बनता है कि इट कैन लीड टू मैसिव एक्सप्लोशन. अभी ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चालू रहता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन को क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन. इट इज़ नोन एज चेन रिएक्शन. वाई? बिकॉज दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओवर हियर, इट कंटिन्यूसली गो ऑन, कंटिन्यूस होता ही रहता है. और हमें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतना एक्सप्लोजन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. वी नीड ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. कितना एनर्जी चाहिए, जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे उतना ही हीट एनर्जी चाहिए. तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो चेन रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है. सो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंट्रोल चेन रिएक्शन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन? तो ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, जो न्यूट्रॉन्स जो बनते जाता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ताकि इतना सारा हीट एनर्जी ना बने. उतना ही हीट एनर्जी बनना चाहिए जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ज़रूरत हो. नाउ दिस इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है, एक मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर है, और ये मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है और बॉयलर है. न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी पानी है और बॉयलर के अंदर भी पानी है. अभी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या है, दैट आई विल शो यू. तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये रेड जो दिखता है वो हॉलो पाइप्स के अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम भरा गया है, और ये हॉलो पाइप्स के बीच में कंट्रोल ब्लैक कलर पे जो दिया है वो कंट्रोल पॉड्स है. ये कंट्रोल पॉड्स का फंक्शन क्या है, वो न्यूट्रॉन जो ज़्यादा बनता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है. तो इस तरह वो चेन रिएक्शन को कंट्रोल में रखता है, और उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत है. तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में जब न्यूक्लियर फिशन होता है तो लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, और ये हीट एनर्जी जो है वो पानी को गर्म करता है, और ये पानी जो गर्म है वो ये पाइप से होके बॉयलर में जाता है. जब ये बॉयलर में आता है तो बॉयलर के अंदर जो पानी रहता है वो इस हीटेड वाटर का हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ये स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का है, और इसमें लॉट्स काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो फ्लो होता है. और ये जब स्टीम को टरबाइन के तरफ, कंडेंसर के अंदर टरबाइन है और टरबाइन की तरफ डायरेक्ट किया जाता है, तो ये टरबाइन रोटेट होने लगता है. जब टरबाइन रोटेट होता है तो जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है वो रोटेट होने लगता है, और इस तरह इंड्यूस्ड करंट इज़ प्रोड्यूस, और ये करंट को ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में. अभी इसमें बहुत सारा ट्यूब्स दिखता है. एक तो कूलिंग टावर से एक ट्यूब आता है, और वापस वो कूलिंग टावर से जो ट्यूब आता है वो कंडेंसर में होके फिर वापस कूलिंग टावर में जाता है. दूसरा जो है वो कंडेंसर से होके बॉयलर में जाता है, और तीसरा पाइप जो है वो ये पाइप जो न्यूक्लियर रिएक्टर से होके बॉयलर में जाके वापस वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जाता है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हॉट पानी, हीटेड पानी जब भी बॉयलर में आता है तो बॉयलर के अंदर जो पानी, ठंडा पानी है, वो हीटेड वाटर का हीट को एब्सॉर्ब करता है, और ये वाटर जो बॉयलर के अंदर का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है. और जो हीटेड वाटर जो बॉयलर में आया था और इसका जो हीट जब भी पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो ठंडा हो जाता है, और ये ठंडा पानी को वापस पंप किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर. तो पहले हीटेड वाटर था, जब बॉयलर के अंदर जाता है तो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, इसके वजह से ये हीटेड वाटर ठंडा होता है, और ठंडा होके वापस वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पंप किया जाता है. जब स्टीम टरबाइन के ऊपर, कंडेंसर के अंदर जो टरबाइन है उसके ऊपर डायरेक्ट किया जाता है, तो ये स्टीम जो रहता है यूज़ होने के बाद ये स्टीम वापस वाटर में कन्वर्ट होता है, और ये वाटर को वापस बॉयलर में छोड़ा जाता है.
अभी ये स्टीम जो रहता है वाटर में कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे थर्मल एनर्जी में ही हुआ, जैसे डिस्कस किया था, सेम वे कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी आता है वो जब कंडेंसर में आता है तो स्टीम का हीट को एब्जॉर्ब करता है, और स्टीम जो रहता है वो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि उसका हीट जो है वो ये ठंडा पानी ने एब्जॉर्ब किया है, तो स्टीम जो रहता है वाटर में कन्वर्ट होता है, और ये वाटर में जब कन्वर्ट होता है तो उसको बॉयलर में छोड़ा जाता है, और ये जो ठंडा पानी जब इस स्टीम का हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो वार्म हो जाता है, वार्म होता है तो उसको वापस कूलिंग टावर में छोड़ा जाता है, कूलिंग टावर में वापस ठंडा होता है, एंड अगेन दिस वे द साइकिल विल कंटिन्यू. Now, nuclear power plant does not use fossil fuel like coal, therefore problems like air pollution do not arise. This can be a good source of electrical energy if sufficient nuclear fuel is available. तो nuclear power plant में fossil fuel coal use नहीं किया जाता है, इसके लिए एयर पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस होता है जो थर्मल पावर प्लांट में होता था. अगर सफिशेंट अमाउंट ऑफ यूरेनियम या प्लूटोनियम अवेलेबल है देन वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस भी है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस इन न्यूक्लियर पावर प्लांट? फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? The products after fission of nuclear fuel are radioactive and emit harmful radiation. These products are called as what? Nuclear waste. How to dispose the nuclear waste safely is a big challenge before the scientists. इसका मतलब क्या है? जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिशन के बाद जो वेस्ट बनता है वो वेस्ट रेडियो एक्टिव रहता है, और वो क्योंकि उसमें से रेडिएशन निकलता है और ये हार्मफुल है, इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द पीपल लिविंग नियर बाय. और आज भी साइंटिस्ट ने इसको सेफली कैसे डिस्पोज करना है वो आज तक उसका सल्यूशन नहीं ढूंढा है. सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. दूसरा है an accident in nuclear power plant can be very fatal. This is because the accident may result in release of very harmful radiation. अगर समझो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ एक्सीडेंट हुआ तो इट कैन बी वेरी वेरी सीरियस. वाई इट कैन बी वेरी फेटल? वाई इट कैन बी वेरी फेटल? क्योंकि सारा जो रेडिएशन है वो रिलीज़ होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रिलीज़ होगा, और हार्मफुल, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल रेडिएशन सो इट कैन अफेक्ट द पीपल लिविंग क्लोजर बाय. और ऐसा नहीं कि आजू बाजू के लोगों को ही अफेक्ट करेगा. ये जो हार्मफुल रेडिएशन जब एक्सीडेंट के द्वारा रिलीज़ होता है वो काफ़ी दूर दूर तक फैल जाता है. So this is a second problem of nuclear power plant. Now I have told you before also, you don't have to study the diagram. This diagram you don't have to study, but we have to study the flow chart. अभी इसमें भी दो फ्लो चार्ट है, एक तो एनर्जी फ्लो चार्ट है और दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का. नाउ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिशन. तो फर्स्ट बॉक्स में क्या? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है वो है. दूसरा बॉक्स में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कंडेंसर के अंदर, बॉयलर के अंदर, नॉट कंडेंसर, बॉयलर के अंदर. फिर ये स्टीम को कंडेंसर में टरबाइन को रोटेट किया जाता है. जब टरबाइन रोटेट होता है तो जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है वो रोटेट होता है, तो जनरेटर के बाद क्या आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिशन, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. और दूसरा जो है स्टीम टरबाइन में से जो स्टीम निकलता है उसको वापस वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और वापस उसको बॉयलर में छोड़ा जाता है. तो स्टीम फॉर कन्वर्शन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर. और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या ज़रूरत है? फ्यूल लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम. दूसरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, फिर उसके बाद हीट एनर्जी बनता है. हीट एनर्जी दैट इज़ थर्मल एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, स्टीम में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है. और स्टीम का काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि टरबाइन रोटेट होता है, इसके लिए उसमें काइनेटिक एनर्जी है. एंड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस. तो फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू स्टडी बाय हार्ट. Power generation plant based on energy of natural gas. In this plant, the turbine is run by a gas at very high temperature and pressure generated by combustion of natural gas.
तो जो नेचुरल गैस है उसको बर्न करके, कंबक्शन ऑफ नेचुरल गैस का मतलब क्या है, नेचुरल गैस को जब बर्न करते हैं तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हॉट गैस बनता है, और ये हॉट गैस जो रहता है वो टरबाइन को रोटेट करता है, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। Pressurized air is introduced into the combustion chamber using a compressor. In the combustion chamber, the natural gas burns in the presence of the air. The gas at very high temperature and pressure generated in this chamber runs the turbine, and the turbine then drives the generator to produce electricity. अभी इसका मतलब समझने के लिए पहले डायग्राम को समझ के लेना। तो ये कंप्रेसर है, ये कंबक्शन चेम्बर है, ये गैस टरबाइन है, ये जनरेटर है, और ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में कौन सा फ्यूल रहता है, नेचुरल गैस। जो कंप्रेसर जो रहता है वो बाहर की हवा को अंदर खींचता है, सो इट पुल्स द आउटसाइड एयर इनसाइड द कंप्रेसर, और कंप्रेसर के अंदर जब भी हवा आता है तो उसको प्रेशराइज़ किया जाता है, और ये प्रेशराइज एयर को कंबक्शन चेम्बर में रिलीज़ किया जाता है। जब प्रेशराइज एयर को कंबक्शन चेम्बर में रिलीज़ किया जाता है, एट द सेम टाइम वही सेम टाइम में फ्यूल टैंक से नेचुरल गैस को भी रिलीज़ किया जाता है। अब ये जो नेचुरल गैस है वो बर्न होने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा के प्रेजेंस में जो नेचुरल गैस है वो बर्न होने लगता है, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस बनता है। और ये जो हॉट गैस है जब गैस टरबाइन में रिलीज़ किया जाता है तो टरबाइन जो रहता है वो रोटेट होने लगता है। जब टरबाइन रोटेट होने लगता है तो जनरेटर में जो मैग्नेट है वो रोटेट होने लगता है, और इस तरह जनरेटर में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया जाता है। और दिस इंड्यूस करंट जो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस किया जाता है जनरेटर में, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द ट्रांसमिशन लाइंस। अभी ये जो गैस टरबाइन है उसमें एक आउटलेट भी है। जो गैस टरबाइन रोटेट होने के बाद जो हॉट गैस है उसको बाहर रिलीज़ किया जाता है थ्रू दिस आउटलेट। सो द हॉट गैस इज़ रिलीज्ड आउट थ्रू दिस आउटलेट इनटू द एनवायरनमेंट। नाउ द नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, सो स्टडी दिस डायग्राम बाय हार्ट। द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट is higher than that of the power generation plant based on coal. तो जो पावर प्लांट फॉसिल फ्यूल कोल की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उस पावर प्लांट से कंपेयर किया जाएगा तो ये पावर प्लांट काफ़ी एफिशिएंट है कंपेयर टू दैट थर्मल पावर प्लांट। Since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas results in less pollution. नेचुरल गैस में सल्फ़र नहीं होता है, इसके लिए जब नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है इस पर्टिकुलर पावर प्लांट में तो लेस कम पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज़ वेरी एफिशिएंट कंपेयर टू दैट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ना फ्लो चार्ट तो पढ़ना ही है, तो इस पर्टिकुलर पावर प्लांट का फ्लो चार्ट, अरेंजमेंट इन पावर प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। तो कंप्रेसर होता है जिसमें प्रेशराइज्ड एयर होता है, दिस प्रेशराइज्ड एयर कंबक्शन चेम्बर में रिलीज़ किया जाता है, एट द सेम टाइम नेचुरल गैस भी कंबक्शन चेम्बर में रिलीज़ किया जाता है, और जो हॉट गैस बनता है कंबक्शन चेम्बर में इट इज़ यूज टू रन दी टरबाइन, तो टरबाइन को रोटेट करने में मदद करता है। व्हेन द टरबाइन रोटेट्स जनरेटर में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, और ये इंड्यूस करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो करंट है इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन पावर प्लांट यूजिंग एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट है ये। नेचुरल गैस में कौन सा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, एंड दिस केमिकल एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस हॉट गैस इन द कंबक्शन चेम्बर। हॉट गैस में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है, और ये हॉट गैस ये काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन टरबाइन, क्योंकि टरबाइन भी रोटेट होता है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। तो हॉट गैस का काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Now till now whatever power plant we have studied, we had also studied about their problems. So अब तक जो भी पावर प्लांट पढ़ा था और उनका प्रॉब्लम्स भी पढ़ा था उसके साथ, और ये सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि वो काफ़ी सारा पोल्यूशन क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, इसके लिए दे आर नॉट एनवायरमेंटल
environmental friendly. They produce air pollution which leads to environmental degradation. तो air pollution create होता है जिसके वजह से environment pollute हो जाता है. Carbon dioxide level increases in the environment and this leads to problems like global warming. तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. द सल्फर लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस विच लीड्स टू एसिड रेन. तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ही नहीं, सल्फर लेवल भी बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, और इसकी वजह से एसिड रेन होता है. तो ये जो पावर प्लांट अब तक हमने पढ़ा था जो नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लाइक थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस. इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है. सो देयर आर अदर वेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच कैन अवॉइड ऑल दिस प्रॉब्लम्स. तो ये जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है तो ये सब प्रॉब्लम जो एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एसिड रेन, ये सब निकल जाता है. मतलब इसमें ये पोल्यूशन सब नहीं होता है. ये किसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है? वाटर रिजर्वॉयर, जैसे डैम्स में वाटर एकदम ऊपर स्टोर, हाई लेवल में स्टोर किया जाता है और इस वाटर की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है. विंड एनर्जी, सनलाइट और बायोफ्यूल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है. तो इनको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस किया जा सकता है उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए इसको ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं. So the first power plant which we are going to study, which is environmental friendly, is what? Hydroelectric power station. तो फर्स्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली पावर प्लांट जो है वो कौन सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन.